नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम बीए थर्ड ईयर के हिंदी साहित्य में पहला पेपर हिंदी साहित्य का इतिहास कर रहे थे। कल कुछ तकनीकी प्रॉब्लम के कारण हमारा वीडियो अधूरा रह गया था। कुछ ही टॉपिक कंप्लीट करने में बाकी था, लेकिन हम उसे कर नहीं सके। आज उसी को हम कंटिन्यूटी में आगे लेते हैं। तो कल के वीडियो में जैसे हमने ये बताया था कि साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा कैसे स्टार्ट हुई। सबसे पहले साहित्य लेखन किसने लिखा? गारसा दी तासी ने लिखा, फ्रेंच भाषा में लिखा, उसमें भी कुछ कमियां आ गई थी। फिर उसके बाद में शिव सिंह सरोज ने लिखा, फिर उसके बाद में जॉर्ज ग्रियर्सन ने लिखा, फिर उसके बाद में धीरे धीरे हमें ये पता चला कि मिश्र बंधुओं ने भी इसके बारे में लिखा और उन्होंने ये बताया कि स्वर्ण युग जो मध्यकाल है वो स्वर्ण युग के काल भी कहलाता था। उसमें कई विशेषताएं थी तो कई कमियां भी थी। उसके बाद में आगे हम इस और उसके बाद में शुक्ल ने दिया। शुक्ल की भी विशेषताएं और कमियां हम कर चुके थे। उससे आगे आज हम स्टार्ट करेंगे। तो उसके बाद में जब शुक्ल ने किया तो आचार्य शुक्ल के 100 वर्षों बाद में हजारी त्रिवेदी प्रसाद ने भी एक ग्रंथ लिखा जो हिंदी साहित्य की भूमिका के नाम से जाना गया। उसमें क्रम और पद्धति की दृष्टि से इतिहास के रूप में अवतरित नहीं हुआ, फिर भी उसमें प्रस्तुत विभिन्न स्वतंत्र लेखों में कुछ ऐसे तथ्य और निष्कर्ष का उल्लेख किया गया जो हिंदी साहित्य के इतिहास के लिए नई दृष्टि और नई सामग्री के थी। मतलब उसमें जो तथ्य दिए गए वो स्पष्ट नहीं किए गए, लेकिन जो कुछ भी तथ्य शामिल किए गए उसमें कुछ नया पाने के लिए हमें मिला था। फिर आचार्य द्विवेदी के साथ साथ इसी क्षेत्र में राम कुमार वर्मा ने भी अपने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास नाम से एक ग्रंथ रचित किया, जिसका कि प्रकाशन 1938 में हुआ, जिसमें 693 से लेकर 1693 तक की काल अवधि को ग्रंथ में वर्णनीय विषय मानकर 7 प्रकरणों में विभक्त इस ग्रंथ को वैज्ञानिक आधार प्रदान किया गया। यानी कि इनके बाद में आचार्य द्विवेदी जी के बाद में राम कुमार वर्मा ने जो हिंदी साहित्य के आलोचनात्मक इतिहास, यानी कि जो अभी तक इतिहास लिखा गया उसमें क्या कमियां हैं, उन कमियों को सुधारते हुए आलोचनात्मक जो इतिहास लिखा उसके अंतर्गत उन्होंने 7 प्रकरणों में और 693 से लेकर 1693 तक की बीच की अवधि के बीच में जो भी लेखक आए उसके बारे में अलग अलग काल विधियों के अनुसार उसमें उल्लेख किया गया, जिसे कि 7 प्रकरणों में बांटा गया। और इन्होंने आचार्य शुक्ल द्वारा किए गए वर्गीकरण को ही स्वीकार किया और इन्होंने अपने साहित्य में जो शुक्ल जी ने अपने हिंदी साहित्य के जो भी तथ्य लिए उसको भी शामिल किए और फिर भी परिवर्तन कर युग और धाराओं के नामकरण को सरल रूप दे दिया। उन्होंने क्या किया, शुक्ल जी के आधार पर लिए लेकिन कुछ समय के अनुसार उसमें परिवर्तन कर दिए। जिस उदाहरण स्वरूप निर्गुण ज्ञान साखी शाखा, निर्गुण प्रेम मार्गी सूफी शाखा जैसे लंबे लंबे नामों के सिर्फ संत काव्य और प्रेम काव्य नाम दे दिया। जैसे शुक्ल जी ने ये बताया था कि निर्गुण ज्ञान साखी इतने लंबे नाम को नहीं देकर और उन्होंने सिर्फ संत काव्य और प्रेम काव्य यानी कि जो कि निर्गुण और सगुण है उसको छोटे रूप में नाम देकर बता दिया गया। वीर गाथा काल को चारण काल की संज्ञा देते हुए उन्होंने पूर्व अतिरिक्त संधि काल नाम और जोड़ दिया गया। वीर गाथा काल जो नाम से ही ये महसूस कराता है, नाम से ये ज्ञात कराता है कि वीर यानी कि युद्ध का समय, जो वीरता का दिखाने का समय, उसको इन्होंने संधि काल का नाम दे दिया। यानी कि उस समय युद्ध हुए, युद्ध में वीरता दिखाई और युद्ध में ही जो संधियाँ हुई और संधि के कारण किस राज्य के हारने के कारण राजा परिवर्तित हुआ या जीतने के कारण वही राजा रहा, तो उन दोनों में कौन सी संधि हुई, तो उस नाम को क्या दे दिया, संधि काल नाम दे दिया गया। जहाँ भिन्न भिन्न विद्वानों द्वारा हिंदी साहित्य इतिहास में लेखन कार्य किया गया, वहीं नागरी प्रचारणी सभा द्वारा भी हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास भी प्रकाशित हुआ। इससे पहले तो हमने इन सब विद्वानों के द्वारा हिंदी साहित्य के इतिहास को बताया, लेकिन इसके अलावा जो नागरी प्रचारणी सभा कहलाती है, जो कि प्रकाशन है, उन्होंने भी अपने द्वारा हिंदी साहित्य का एक वृहत इतिहास नाम से जो पुस्तक लिखी, प्रकाशित की, जिसकी योजना क्रियान्वित की जा रही थी, जिसके अंतर्गत समस्त हिंदी साहित्य के 16 भाषाओं में प्रस्तुत करना निश्चित था।
और उसे जो हिंदी नागरिक प्रचारणी ने जो हिंदी साहित्य के वृत्त इतिहास को लिखा, उसे कुल 16 भाषाओं में प्रकाशित किया गया ताकि सभी इसको पढ़ सके और इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सके। हिंदी साहित्य इतिहास में लेखक की परंपरा के प्रमुख विद्वान एवं उनके ग्रंथ, तो इनमें किसने हिंदी साहित्य के बारे में लिखा और उनके ग्रंथ का क्या नाम था, ये हम संक्षिप्त रूप में देखते हैं ताकि जो हमारा पीछे पड़ा हुआ है उसमें जो छोटे प्रश्न बनते हैं वह इसमें क्लियर हो जाते हैं। जैसे गारसा दी तासी, इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी? इस्तवारा द लो ल्यूथर इंदोई हिंदुस्तानी 1839 में। फिर शिव सिंह सेगर ने लिखी शिव सिंह सरोज नाम से, जो 1883 में प्रकाशित हुई। उसके बाद जॉर्ज ग्रियर्सन ने लिखी जो मॉडल वर्किक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1888 में लिखी। इसमें 952 कवियों का परिचय दिया गया। फिर इसके बाद में बाबू श्याम सुंदर दास ने हिंदी कोविद रत्नमाला नाम से पुस्तक को प्रकाशित किया। उसके बाद में मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद नाम से जो प्रकाशित की, उसमें 2250 कुल पृष्ठ रहे, जिसके कि 4 भाग थे और लगभग उसमें 5000 कवियों का परिचय दिया गया। उसको 3 भागों में दिया गया। 1934 में इसका चौथा भाग हुआ। 3 भाग तो उसके लगातार में हो गए, लेकिन चौथा भाग उसका 1934 में प्रकाशित हुआ। फिर मिश्र बंधुओं द्वारा हिंदी नवरत्न नाम से जो पुस्तक प्रकाशित हुई, वह 1910 ईस्वी में प्रकाशित हुई। फिर पंडित राम नरेश त्रिपाठी जो कविता कौमुदी के नाम से जो पुस्तक लिखी गई, वो 1917 ईस्वी में प्रकाशित की गई। उसके बाद में एडविन ग्रिफ्स के द्वारा ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर 1917 ईस्वी में इनकी जो पुस्तक है उसे प्रकाशित किया गया। फिर FEK द हिस्ट्री ऑफ द हिंदी लिटरेचर, ये 1920 में प्रकाशित की गई। फिर योगी हरि के द्वारा ब्रज माधुरी नामक 1923 में पुस्तक का विमोचन किया गया। फिर पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी द्वारा हिंदी साहित्य विमर्श के नाम से 1923 में की गई। फिर उसके पश्चात आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में प्रकाशित की गई। फिर डॉक्टर श्याम सुंदर दास हिंदी भाषा और साहित्य, ये 1930 में प्रकाशित की गई। फिर डॉक्टर इंद्रनाथ मदान मॉडर्न हिंदी लिटरेचर 1939 में प्रकाशित की गई। फिर उसके बाद में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो 1940 में हिंदी साहित्य की भूमिका जो हम अभी पढ़ चुके हैं उसका प्रकाशन किया गया। इस प्रकार कई ही विद्वानों ने हिंदी साहित्य के इतिहास में, जैसे महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने भी, डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने भी, तारसादी गासा ने भी, जय किशन खंडेलवाल ने भी, इन सभी ने हिंदी साहित्य के इतिहास की जो पुस्तकें हैं वह लिखी गई। फिर खंडेलवाल द्वारा हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियाँ जो काल विभाजन के आधार पर थी कि किस समय में कौन सा कवि किया गया, उनमें उनकी प्रवृत्तियों की विशेषता थी, उनकी ग्रंथियों की प्रसिद्धि थी। व्यक्ति या विद्वान के नाम पर शुक्ल युग, प्रेमचंद्र युग और प्रसाद युग नाम दिया गया। जो खंडेलवाल ने जो पुस्तक दी, उन पुस्तक में जो समय है, समय को किन भागों में विभक्त किया गया? शुक्ल युग, यानी कि शुक्ल जी के समय के जो कवि थे उन्हें किस युग में ले लिया गया? शुक्ल युग में ले लिया गया। प्रेमचंद के समय में जो भी कवि थे उन्हें प्रेमचंद युग में ले लिया गया, और जयशंकर प्रसाद के युग में जो कवि थे उन्हें जयशंकर प्रसाद के युग में ले लिया गया। फिर कईयों ने इसे वाद विशेष के आधार पर कि कौन से वाद में जिन्होंने छायावाद पे लिखा उन्हें छायावाद के रूप में ले लिया गया, प्रगतिवाद में लिखा उन्हें प्रगतिवाद के रूप में ले लिया गया, प्रयोगवाद के रूप में लिखा उन्हें प्रयोगवाद के रूप में। तो उन्होंने जो काल विभाजन भी किया वो किस नाम से किया? छायावाद, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद के नाम से किया गया। फिर हिंदी साहित्य काल का विभाजन सबसे पहले जो विभाजन किया गया उसमें इन्होंने 5 नाम दिया गया जो मिश्र बंधुओं के द्वारा किया गया। मिश्र बंधुओं ने काल विभाजन 5 भागों में किया। कौन कौन से? उन्होंने पहले कौन सा लिया? प्रारंभिक काल, यानी कि शुरुआत का काल, जिस समय की कविताएं लिखनी या साहित्य लिखना स्टार्ट हुआ था, वो 700 विश्व संवत से लेकर 1444 विक्रम संवत तक लिया गया। फिर दूसरा नाम दिया गया मध्यकाल, जो 1445 से लेकर 1680 तक का रखा गया। उसके बाद अलंकृत काल नाम दिया गया। अलंकृत यानी कि उसमें कुछ जोड़कर अलंकृत करके वो 1681 से लेकर
गुणनिम्बे तक का उसका नाम दिया गया। फिर परिवर्तन काल, इन जो भी पहले लिखा गया उसमें जो नया परिवर्तन किया गया इसलिए उसका नाम क्या दे दिया गया, परिवर्तन काल नाम दे दिया गया, जो 1890 से लेकर 1924 तक का समय बताया गया। फिर उसके बाद में अंतिम उन्होंने बताया वर्तमान काल, जो 1926 से लेकर आज तक को रखा गया। लेकिन यह भी ज़्यादा और इसमें भी कुछ कमियां होने के कारण आचार्य शुक्ल ने जो काल विभाजन किया उसको प्रकाशित किया गया। आचार्य शुक्ल के अनुसार जो काल विभाजन किया गया वह काल विभाजन 4 भागों में किया गया। उन्होंने सबसे पहले वीरगाथा काल, जो सबसे पहला काल था, उसको 1050 से 1375 तक रखा गया। फिर दूसरा उन्होंने भक्ति काल लिया, जो कि 1375 से लेकर 1700 तक का समय रखा गया। फिर रीतिकाल लिया, रीतिकाल के अंतर्गत 1700 से लेकर 1900 विक्रम संवत तक लिया गया। और उसके बाद इन्होंने चौथा अंतिम आधुनिक काल को लिया गया, जो 1900 से लेकर अब तक का समय रखा गया। लेकिन यह भी ज़्यादा विस्तृत और ज़्यादा नाम होने के कारण, इसमें भी कुछ कमियां होने के कारण इसको भी नहीं मानकर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो काल विभाजन किया उसको प्रस्तुत किया गया। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इसको और 4 भागों में बांटा। सबसे पहले आदिकाल, जो 10वीं शताब्दी से लेकर 1400 ईस्वी तक का माना गया। दूसरा इन्होंने भक्ति काल लिया गया, जिसको कि 1400 से लेकर 1600 ईस्वी के मध्य से माना गया। फिर रीतिकाल लिया गया, जो 1600 के मध्य से लेकर 1900 तक इसे माना गया। फिर उसे आधुनिक काल नाम दिया गया, फिर जो 1900 से लेकर आज तक माना गया। लेकिन इनमें भी कुछ कवियों की कमी होने की वजह से, कुछ जानकारी की कमी होने की वजह से इसे भी इतनी ज़्यादा मान्यता नहीं दी गई। उसके पश्चात चौथे रूप में डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने काल विभाजन प्रस्तुत किया, जो काल विभाजन 5 भागों में विभक्त है। पहला संधि काल, जो कि अभी तक सबने क्या बताया था कि उसको वीरगाथा काल, इन्होंने उसको नाम क्या दे दिया, संधि काल, जो 750 से लेकर 1050 विक्रम संवत तक माना गया। फिर दूसरा उन्होंने चारण काल लिया, जहाँ जिस समय की चारणों का शासक था, 1000 से लेकर 1375 विक्रम संवत से माना गया। उसके बाद में इसे भक्ति काल नाम दिया गया, जिस समय की ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति के रूप में जो साहित्य लिखा गया उसे 1375 से लेकर 1700 विक्रम संवत के रूप में माना गया। फिर रीतिकाल, जिसमें कि श्रृंगार काल भी नाम दिया गया, जो कि 1700 से लेकर 1900 विक्रम संवत तक इसे माना गया। और इन्होंने भी अंतिम को आधुनिक काल ही नाम दिया, जो 1900 विक्रम संवत से लेकर आज तक का माना जाता है। लेकिन इसमें भी, इसके अलावा भी और भी कई विद्वानों ने इसके नाम दिए। आदिकाल को कई विद्वानों ने अपने हिसाब से अलग अलग नाम दिए। आदिकाल को जॉर्ज ग्रियर्सन ने चारण काल नाम दिया, पंडित राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत युग नाम दिया, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसे बीजोपन काल दिया गया है, बीजोपन यानी कि शुरुआत का समय का नाम दिया गया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें आदिकाल नाम दिया गया। गुलेरी जी ने इसे पुरानी हिंदी के नाम से पुकारा, तो मिश्र बंधुओं ने इसे आरंभिक काल माना। फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे वीरगाथा काल माना, तो राम कुमार वर्मा ने इसे संधि काल माना। धीरेन्द्र वर्मा ने इसे पूर्व प्रारंभिक काल माना, लेकिन राम खिलाव पांडे ने इन्हें संक्रमण काल के रूप में माना। लेकिन इन सभी में से जो आदिकाल नाम दिया गया हजारी प्रसाद द्विवेदी का, वो मुख्य रूप से माना गया। लेकिन इसमें भी वीरगाथा नामकरण के आधार पर भूमि के कारण रूप 12 ग्रंथ लिखे गए। क्यों इसे वीरगाथा काल क्यों नाम दिया? रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में यह प्रस्तुत किया और ये बताया, ये ज्ञात किया कि इसे वीरगाथा काल नाम क्यों दिया गया। क्योंकि इस समय जो भी साहित्य लिखा गया, जो भी कविताएं लिखी गई, उसमें विजयपाल रासो ने नल सिंह लिखा, हमीरो रासो ने सरदस संवत लिखा, कीर्ति लता ने विद्यापति संवत लिखा, तो कीर्ति पताका ने विद्यापति संवत लिखा। यानी कहने का बात है, जैसे पृथ्वीराज रासो ने चंद्र बरदाई लिखी, जैसे कि कहने की बात ये कि जितने भी वीर योद्धा हुए उनका जो भी लेखन है वो इसी समय में लिखा गया। इसलिए उन्होंने शुक्ल जी ने इसका नाम क्या दिया? वीरगाथा काल नाम दिया। और इस तरीके से इन्होंने अपने अपनी तरफ से नाम दिए, लेकिन अंत में जाकर और किसका? 3 का। सबसे पहले आदिकाल जो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रखा, फिर उसके बाद में जो मध्यकाल कह दो उसको, या
ये तो उसका नाम दिया गया, शुक्ल जी ने उसका नाम दिया। फिर उसके बाद में जो आधुनिक काल है तो वर्मा ने भी आधुनिक काल दिया, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी आधुनिक काल दिया, तो आचार्य शुक्ल ने भी उसको आधुनिक काल दिया। लेकिन मिश्र बंधुओं ने जो मध्यकाल दिया उस मध्यकाल को लिया गया। हजारी प्रसाद जी ने जो आदिकाल दिया वो आदिकाल नाम दिया गया। इस तरीके से इन तीनों को मिलाकर और मोटे रूप में जो इनका विभाजन किया गया वो 3 रूप में किया गया, आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल के रूप में किया गया। इस प्रकार से अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग विचारों के द्वारा अपने अलग अलग मतों के द्वारा अपना काल विभाजन किया, लेकिन सभी में किसी न किसी चीज़ की कमी हमेशा पाई गई। कभी किसी ने समय के अनुसार नहीं बताया, तो कईयों ने कई ज़्यादा अधिक नाम दे दिए, तो कईयों ने बहुत छोटे छोटे टुकड़ों के अनुसार दे दिए, तो कईयों ने जिस समय जो कवि होना चाहिए उसको नहीं दिया, कईयों ने कई कवियों की कई लेखन की संपूर्ण जानकारी नहीं दी गई। तो इसको इसलिए जिसमें जो कमियां थी, जिसमें जो अच्छाई थी, इन सब को मिलाकर और अंत में काल विभाजन को 3 रूप में ही अंतिम रूप दिया गया, जो कि मध्यकाल के रूप में जो मिश्र बंधुओं के द्वारा दिया गया। उसके बाद में इनके शुक्ल जी के, द्विवेदी जी के, राम कुमार ने जो आधुनिक नाम दिया गया उस आधुनिक नाम को, और आदिकाल जो सबसे पहले हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया। इन तीनों आदि यानी कि शुरुआत, मध्य यानी कि बीच का, आधुनिक जो उसमें नया जुड़ता गया है। इस प्रकार इसके 3 भाग किए गए। वो 3 भाग ही हम आगे हमारे जो कोर्स में है उसे कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारा आदिकाल है, तो आदिकाल के बारे में, आदिकाल का जो नामकरण कैसे हुआ, इसकी साहित्य प्रवृत्तियाँ कौन सी थी, इसकी जो उत्पत्ति हुई किस भाषा से हुई, इसका नामकरण और की में जो विशेषता थी वो किस समय की विशेषताएं थी, ये सारा हम इसमें आगे करेंगे। तो इसके साथ ही हमारा ये जो पॉइंट है यहीं पे समाप्त होता है। हम अगली क्लास में आदिकाल से प्रारंभ करेंगे और आदिकाल की जो विस्तृत जानकारी है उसे प्राप्त करेंगे।